हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सिटी वाटर सप्लाई एंड लास्टली वी हैव टू रीड फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उसके बाद ये चैप्टर अपने पूरी तरीके से फिनिश हो जाना है, राइट। सो क्लास 9th का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इज मैटर अराउंड अस आज होपफुली ख़त्म हो जाए, इस लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिटी वाटर सप्लाई में सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, मान लीजिए कि इधर से नदियाँ बह रही हैं, ऐसे इस तरीके से, है ना। एक मतलब रेन सोर्स, नदी का पानी का जो सोर्स है वो इधर से नदी बह रही है, और आपने क्या करा कि एक आपने पंपिंग स्टेशन बना रखा है। पंपिंग स्टेशन यानी कि रिजर्वर एक बना रखा है। यहाँ पे आपने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, एक बहते हुए नदी में के पानी को आप रिजर्वर बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसे हम पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये पंपिंग स्टेशन का काम क्या होता है कि ये पानी को बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रखता है, और समय आने पे टाइम पे वो सिटी को सप्लाई करता है। जब सिटी को ज़रूरत पड़ती है तब ये उस समय यूज़ में लिया जाता है ये वाटर। इसी तरीके से हम स्कैरसिटी ऑफ वाटर से बच सकते हैं, अदरवाइज भारी भरकम प्रॉब्लम गर्मी के दिनों में आता है अक्सर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आखिर सिटी वाटर सप्लाई को हम यूज़ करते हैं। जो भी गंदे पानी होते हैं, जो फ्लश करते हैं आप, सारा वो जो जितने भी मतलब वेस्ट वाटर है ना, उस वेस्ट वाटर को कैसे यूज़ किए जाते हैं, आइए समझते हैं। सो इन जनरल हम देखते हैं कि रिजर्वर में आपने पूरी तरीके से वाटर को जमा कर लिया। इस रिजर्वर से उसके बाद जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पे ग्रेविटी के मदद से जो भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो टैंक के बॉटम हिस्से में, यानी कि निचले हिस्से में, टैंक के बॉटम पार्ट में वो बैठ जाते हैं। सो टैंक के बॉटम पार्ट में बैठने के कारण ये अब क्या होता है, जो वाटर होता है अब आगे की ओर बढ़ जाता है, और जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जो पॉल्यूटेड करके रखे हुए थे वाटर को, वो सेडिमेंटेशन टैंक में ही नीचे बैठ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, जो अभी भी उसमें छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल है ना, जो नहीं भी दिख रहे हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और छोड़ा जाता है इस टैंक में। तब जो और भी छोटे पार्टिकल्स थे वो सभी को यहाँ पे बॉटम में बैठ जाते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे सेडिमेंट होने के लिए, है ना, छोड़ दिया जाता है ना। तो लोडिंग टैंक भी इसे कहते हैं। मतलब कुछ और बचे खुचे जो भी रह जाते हैं, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, जो बच जाते हैं ना, वो यहाँ पे नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। तो अब एक तरीके से मान के चले कि बहुत हद तक ये वाटर जो है, मतलब देखने में तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से प्योर हो चुका है, और ये वाटर आगे की ओर मूव कर जाता है इस टैंक में, जिसे हम फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं। इस फिल्ट्रेशन टैंक में अगर आप देखेंगे तो हमने लेयरिंग बना रखी है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं वो फाइन सैंड पार्टिकल्स का है। पूरे पतले बालू जिसे कहते हैं ना, वो पतला बालू यहां पे बिछाया हुआ है, सैंड पार्टिकल्स, ये वाला जो आपको लेयर दिख रहा है। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो ग्रेवल्स लगे हुए हैं, जो सैंड से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स होता है ना, सैंड में ही मिले हुए रहते हैं। आप देखते हो सैंड एंड ग्रेवल्स दोनों मिले हुए रहते हैं, लेकिन जब घर बनाया जाता है तो उसको छाना जाता है, एक मतलब सीव से सीविंग करते हैं, सीविंग प्रोसेस, छन्नी से छानते हैं उसे पहले। तो वही ग्रेवल्स है, जो मोटे मोटे बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, उसी को ग्रेवल्स कहते हैं। बड़े बड़े थोड़ा सा स्टोन टाइप से छोटा छोटा, है ना, ये होता है, यानी कि सैंड से बड़ा वाला पार्टिकल को ग्रेवल्स कहते हैं। तो उसकी लेयरिंग की जाती है बीच में, ये वाला लेयरिंग उसी की जाती है। फिर नीचे और भी कोरस ग्रेवल्स दिए जाते हैं, और भी बड़े बड़े कोरस ग्रेवल्स वहां पे दिए जाते हैं थोड़ा, है ना, ये देख सकते हैं आप। तो 3 लेयरिंग हमने टोटल कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जो नदियों में प्योर वाटर जो आता है, नदी में बहुत हद तक वाटर जो होता है ना, वो प्योर हो जाता है इसी प्रोसेस से, राइट। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है नदियों में। तो ये अब वो जो वाटर निकल रहा है वो पूरी तरीके से प्योर है, बस जर्म्स और बैक्टीरिया अगर मर जाए तो अब ये वाटर पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरिनेशन, है ना। तो
तो क्लोरीनेशन करवाते हैं। इस क्लोरीनेशन को आपने कभी देखा होगा कि कुएं वगैरह में करते हो, है ना। तो यहाँ पे इस टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो भी बैक्टीरिया वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें ये क्लोरीनेशन करना होता है। तो अगर आप क्लोरीनेशन कर लेते हैं तो इस तरीके से जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो वाटर में मौजूद हैं वो सारे मर जाएंगे। और जब पूरी तरीके से अपने वाटर रेडी हैं तो इस वाटर को फिर हर घर में भेज दिया जाता है, इस तरीके से सप्लाई कर दिया जाता है उसको। लेकिन लोग क्या इसे पीने में यूज में ले सकते हैं? ना, ये उतना भी परफेक्ट वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। एज आप देख सकते हैं ये प्रोसेस उतना भी बेहतर नहीं है कि आपको पीने योग्य पानी ये प्रोवाइड करा दें। लेकिन हाँ, आप इसे नॉर्मल यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई गंदे, मतलब नॉर्मल कपड़ों को धोने के लिए, जो आप पहनने के लिए यूज नहीं करते, नॉर्मल कपड़ों को धोने के लिए, प्लांटेशन के लिए यूज करते हैं। अगेन आप फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब आप जो सुबह सुबह काम करते हो, उसके बाद जब फ्लशिंग करना होता है तो फ्लशिंग करने के लिए जो यूज कर सकते हो आप इसे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काम में आप यूज में ले सकते हैं। सो किचन, मतलब घरेलू काम को छोड़ करके, पीने का, किचन का काम छोड़ करके बाकी जो काम होते हैं बाहरी के काम, वो आप इसके हेल्प से जरूर कर सकते हैं। तो सिटी वाटर सप्लाई में आपने देखा कि किस तरीके से नदियों के पानी को हम रिजर्वर बनाकर रखते हैं। बारिश के दिनों में ये लेवल बढ़ता है तो रिजर्वर बहुत बड़ा अपना होता है ना। तो इस तरीके से आप टैंक बना के रखते हैं और जिस दिन जरूरत पड़ती है, जिस समय हमें जरूरत पड़ती है, उस समय हम यूज में लेते हैं इसे। सो दिस वाज द वाटर सप्लाई। तो आपने देखा होगा अक्सर सिटी में कि एक टाइमिंग होती है, मॉर्निंग में 2 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे वाटर आने का टाइम होता है ना। हालांकि लोग अपना बोरिंग जरूर करवा लेते हैं, ट्यूबवेल अपना करवा लेते हैं हर कोई अपने घर में इंडिविजुअली, बट फिर भी कम पानी का बचत करने के लिए लोग कनेक्शन ले लेते हैं और 100 रुपीज 200 रुपीज इस तरीके से पेमेंट करना होता है ये वाटर सप्लाई के लिए। ओके, तो सभी सिटी में अलग अलग उसके प्राइस हैं। तो ये रहा अपना सिटी वाटर सप्लाई। नेक्स्ट हम समझते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हम यहां पे देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हालांकि आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बड़े डिटेल में क्लास 7th में ही पढ़ लिया था, राइट। लेकिन यहां पे भी चूंकि दिया हुआ है तो हम यहां पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसी को रिकैप कर लेते हैं। और आई बटन में भी आपको यहां पे मिल जाएगा क्लास 7th में भी। लेकिन मैं इसको फिर से ये क्या करता हूं कि इसको मैं फिर से पढ़ाई देता हूं, बता देता हूं इन शॉर्ट। तो आपने 7th में पढ़ रखा है तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज वो चेंज कहलाता है, आप कुछ चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, कुछ एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखते हुए चलेंगे तो बड़ी आसानी होगी आपको। आइस एंड वाटर का एग्जाम्पल लेकर के चलिए, ठीक है। आइस एंड वाटर का एग्जाम्पल लेकर के चलिए तो कौन सा चेंज होगा, है ना। और फिर मान लीजिए कि बर्निंग ऑफ कैंडल का लेकर के चलिए तो क्या चेंज होगा, ये सब कुछ आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं। सो द चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली इन द स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। टेक्सचर यानी कि बनावट, है ना, उसकी आकृति में चेंज हो जाए। यानी कि जैसे पेपर है, पेपर का फाड़ना क्या होता है, हाँ, ये अपना फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो टेक्सचर, बनावट उसकी चेंज हो गई। जो अभी स्क्वायर में दिखता था हो सकता है मतलब कोई शेप ना दिख रहा हो ढंग का, है ना। कलर में चेंज होना, है ना। जैसे मान लो कि कलर करते हो, दरवाजे पे कलर करते हो या कहीं पे भी कलर कर देते हो, गाड़ी पे कलर करते हो, तो वो क्या है, कलरिंग करना एक तरीके से क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। थोड़ी ना मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है वो, ना, बिल्कुल चेंज नहीं करता, वो एक लेयरिंग चढ़ा देता है ना। तो कलरिंग भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना, जैसे आइस का वाटर में, वाटर के आइस में चेंज होना, ये क्या कहलाएगा, ये भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अगर चेंज होती है तब भी, और सॉल्युबिलिटी की भी बात करें तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है तब भी के केस में हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं, बशर्ते इसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, यानी कि जो उसकी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आपको जरूर दिमाग में रखना है। कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए कहने का मतलब क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अब मान लीजिए पेपर है, पेपर आपने जला दिया तो पेपर में जो नहीं जला था तब सेलुलोज था, इसमें इसका जो कंपोजिशन था वो सेलुलोज था अंदर में, ठीक है। अब आपने जला दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया और ऐश मिल गया, तो प्रोडक्ट तो पूरी तरीके से चेंज हो गया ना, तो कंपोजिशन कहाँ सेम रहा। तो इस तरीके के केस को आपने फिजिकल चेंज में रखते हो। लेकिन केमिकल चेंज किसे कहते हैं,
तो केमिकल चेंज में सिंपली यही कहते हैं कि स्टेट तो चेंज हो ही, टेक्सचर तो चेंज होना ही है, कलर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड सॉल्युबिलिटी तो चेंज होना ही है, साथ में इसके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज भी चेंज होनी चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि अभी हमने कहा कि अगर आप पेपर को जला देते हैं, यानी कि आप बर्न कर देते हैं पेपर को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ जाता है और यहां पे रेसिड्यू बच जाता है, ब्लैक कलर का रेसिड्यू यहां पे बच जाता है। तो ये पूरी तरीके से एक नया प्रोडक्ट बना, इसकी मॉलिक्यूलर जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी है बेटा, जिसके कारण हम इसे केमिकल चेंज कहते हैं। आइए और कुछ हम यहां पे देखते हैं, कुछ और चीजें हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से और डिफरेंशिएट हम कर पाएंगे इसको। तो फिजिकल चेंज में हम यहां पे देख लेते हैं, दिस इज फिजिकल चेंज एंड दिस इज केमिकल चेंज, राइट। तो फिजिकल चेंज में अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनअल्टर्ड होता है उसमें, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं द specific properties of the substance remain unaltered, मतलब किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है आफ्टर अ फिजिकल चेंज, है ना। तो उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती है, अभी तो मैंने कहा कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो रहती है वो रिमेन सेम ही रहता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो कोई भी चेंज ले सकते हैं फिजिकल चेंज में, जैसे आइस का वाटर में बनना, वो वाटर का आइस में बनना, अभी भी तो पानी है, वो H2O ही है ना, H2O ही रहता है, चाहे आइस रहे चाहे वाटर रहे, फार्मूला तो वही रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी वही रहेगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहता है ना, कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे कंप्लीटली चेंज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे कहते हैं बेटा कंप्लीटली चेंज हो जाता है, completely changed. So how you can say completely changed? देखिए, मान लीजिए आप क्या करते हैं कि O2 प्लस H2 को मिला देते हैं तो क्या बनता है बताइए, H2O बनता है। इसका काम क्या है? इसका काम है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। आग को क्या करता है बेटा? बुझाने का काम करता है। अगर ये आग को बुझाने का काम कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीजन सपोर्ट करता है आग को जलाने में, सपोर्ट करता है, और ये तो फ्लेमेबल गैस भी है ना। सो ये फ्लेमेबल गैस है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। यहां पे प्रॉपर्टीज कुछ और था, यहां पे प्रॉपर्टीज कुछ और है, बट ऐसा इस केस में यहां पे नहीं है, राइट। ये यहां पे ऐसा आपने देखा, यहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड, है ना। जबकि यहां पे हम बात करेंगे ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ठीक है। अब हम बात करें कि यहां पे कोई वेट में चेंज नहीं होता, है ना। सो नो चेंज इन वेट, सो नो चेंज इन वेट, आप क्या करते हो मैं बताता हूं, सुनो। आपने क्या किया कि एक पेपर लिया और पेपर को पूरा फाड़ दिया, तो पेपर को फाड़ने के बाद उसका क्या वेट चेंज हो गया क्या? ना। तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है ना। तो जितना पेपर फाड़ा था भैया अभी भी उतने ही, बस वही है कि टेक्सचर, उसकी बनावट उसकी बदल गई है, ठीक है। बट यहां पे है ना, ये ऑलवेज चेंज हो जाएगा बेटा, ये ऑलवेज चेंज, ऑलवेज अपरेंट चेंज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ चेंज उसमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अपरेंट चेंज देखने को मिल जाता है। तो ऑलवेज अपरेंट चेंज टेक्स प्लेस इन वेट,
वेट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एनर्जी चेंजेस यहाँ पे टेक्स प्लेस होती है ना। एनर्जीज मे और मे नॉट चेंज ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। यहाँ पे एनर्जी की बात कर लें तो मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर होता भी है तो बहुत माइन्यूट लेवल पे। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना भैया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑलवेज एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, है ना। तो एक्सोथर्मिक कब कहते हैं, जब एनर्जी निकल जाता है सिस्टम से, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और सिस्टम में जब एनर्जी ऐड होता है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। एक और हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले वाले को मिटा देता हूँ सो दैट मैं यहाँ पे एक और लिख सकूँ, है ना। तो ये एक टेम्पररी चेंज होता है बेटा, ये क्या होता है, एक टेम्पररी चेंज होता है। और जबकि ये परमानेंट चेंज होता है। आप सोचो ना, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा कि टेम्पररी चेंज कहने का मतलब है कि अगर आपने आइस को, है ना, वाटर में ले गए तो वाटर को फिर से कूल करोगे भैया तो ये फिर से आइस बन जाएगा। तो उसका फिर से जो सिस्टम, जैसे मान लो कि यहाँ हीट किए थे तो यहाँ पे कूल करोगे ना तो ये पहुंच जाएगा फिर से, है ना। लेकिन ये वाला कभी नहीं होना है भैया। ये क्या है कि मान लीजिए पेपर है तो पेपर को अगर जला दीजिएगा तो क्या फिर से पेपर मिल जाएगा वो जला हुआ पेपर से। मान लीजिए मिल्क है, मिल्क को आपने क्या कर दिया, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो क्या कर्ड को फिर से आप मिल्क में ले आएंगे, नहीं। तो ये केमिकल चेंज है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये केमिकल चेंज है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं सो दैट आपको उस मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं वो चीज़ें आपको जानना आसान हो जाए। तो एक यहाँ पे सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो होता है वो कैंडल का एग्जाम्पल होता है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस वाले को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कैंडल की बात कर लेते हैं, आइए। तो ये वाला आपका कैंडल बन गया बेटा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये आपका कैंडल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रोशनी आपको दे रहा है ऐसा करके। तो ये वीक होता है ना, ये वीक जो है ये क्या है, वीक यानी कि बाती, ठीक है, ये बाती। और ये क्या है, वैक्स। ये बेटा वैक्स होता है और ये वीक होता है, ये वीक होता है। तो ये वीक का जलना केमिकल चेंज है, जबकि वैक्स का पिघलना ये फिजिकल चेंज है ना। जो वैक्स पिघलता है बेटा, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हो अलग कंटेनर में रख करके। बट एक बार वीक जल गया यानी कि बाती जो है वो जल गया तो फिर दोबारा आपको एक अलग से बाती लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के यूज कर सकते हो। बट इस वैक्स का आप रीयूज कर सकते हो, है ना, रीयूज कर सकते हो अलग कंटेनर में रख करके। इसीलिए हम कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना दोनों है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर वैक्स यहाँ पे जल रहा है, वैक्स की मोल्टेन ऑफ वैक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि तो हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। और अगर विक की बात कर रहे हैं तो हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स मैं कह सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि कुछ केमिकल चेंजेस या फिजिकल, पहले फिजिकल चेंज और बता देता हूं। जैसे बहुत सारे फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो हमने बता ही दिया, है ना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर कोई शीशे का ग्लास आपको दे दिया जाता है, आप उसको तोड़ देते हो तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। पेपर को फाड़ देते हो तो क्या है, फिजिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है ना। रिंगिंग ऑफ बेल, जो आप घंटी बजाते हो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। वो कोई परमानेंट चेंज नहीं लाते हो आप, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ आइस क्रीम, है ना, फिर उसको मेल्ट करा करके सेम बना सकते हैं। सो बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब बाय हीटिंग, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, फिर वापस ला सकते हैं। तो ये सब जो चीज होता है वो सब का सब फिजिकल चेंज में कंसिडर किए जाते हैं। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने बता दिए कि फिजिकल चेंज में ये सब एग्जाम्पल्स आप कंसिडर में ले सकते हैं। अब जितना आग लगाने वाला काम है आग लगाइए, यहाँ पे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बर्निंग ऑफ वुड की बात करें, लकड़ी आप जला देते हो, तो लकड़ी अगर आप जला देते हो तो क्या है, वो एक तरीके से केमिकल चेंज है, दोबारा वापस ला नहीं सकते आप। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, है ना, गोबर गैस जिसे कहते हो, गोबर से जो गैस बनता है उसको बायोगैस कहते हैं। तो वो जो बनता है फिर वो उसको रिटर्न गोबर नहीं बना सकते आप। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट जो आप करते हो वो केमिकल रिएक्शन है ना। फलों का पकना जो होता है वो क्या है, आपका केमिकल चेंज होता है। बेकिंग ऑफ केक बना दिए तो क्या फिर से वो ले आओगे, आपका जो रॉ मटेरियल था वो नहीं ला पाते। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी कि विक का जलना, है ना। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, है ना। उसके बाद
ड्राइंग ऑफ पेंट्स, ड्राइंग ऑफ पेंट्स को आप कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। पेंटिंग करना, एक लेयरिंग लगाना, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट ड्राई हो जाना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना, है ना, वो एक केमिकल चेंज होता है। अब क्लोटिंग ऑफ ब्लड बात कर लें, फोटोसिंथेसिस की बात कर लें, डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लें, है ना, आप कटिंग ऑफ मिल्क हमने कह दिया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास में, इतनी सारे रेंसिडिटी जो होता है, खाना का खराब होना, घर में जो खाना खराब होता है वो सब, तो ये सब क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। तो इतने सारे यूजेस हैं अपने डेली लाइफ में, आसपास में इतने सारे चीजें हैं कि आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आई बटन देने की कोशिश करूंगा, आप वहां पे देख करके फिर से आप इसको 7th क्लास वाला भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मैंने सारे चीज कवर कर दिए हैं, आपका ये रिविजन की तरह था। सो दिस इज ऑल अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये पूरी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब मैं जो लास्ट में 50 क्वेश्चंस देता हूं, हर चैप्टर में 50 क्वेश्चंस देता हूं उस चैप्टर से रिलेटेड, आप उस 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, ताकि हम उस क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है, ज़्यादा डाउट आते हैं इस सीट पे जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर ज़्यादा डाउट आता है तो पर्टिकुलर मैं उस पर एक वीडियो भी बना करके अपलोड कर सकता हूं। बट ये सिचुएशन मैं कमेंट बॉक्स से डिसाइड करूंगा कि मुझे वीडियो बनाना है या एक दो फिर आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन उसको वहीं कमेंट बॉक्स में एक पेपर में लिख करके भेज दिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी दूसरी चैप्टर खत्म हो चुकी है क्लास 9th की केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।